तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? डियर साथियों, आप सबका हमारे इस GW परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज से हम क्लास 10th मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और भाई आज हम क्लास 10th मैथ जो चैप्टर नंबर 1 है इसका बेसिक जानेंगे, प्लस 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको फिनिश भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो है ना आज मैं पढ़ाऊंगा वो इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि आपके जो भेजे में बैठ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो अच्छे से देखना, शुरू से लास्ट तक देखना और भाई पेन कॉपी अपने साथ में रखो क्योंकि अपन को नोट्स बनाते हुए भी चलना है, एक एक चीज को समझते हुए भी चलना है, ठीक है ना। चलो भाई, चैप्टर जो 1 है 10th मैथ का, इस चैप्टर 1 का नाम हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, हमें पता है इस चैप्टर का नाम है। अब सर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में नॉलेज तो पहले तो, है ना। तो मेरे डियर साथियों आपको बता दूं, ये आपको पता है संख्या रेखा है। ये क्या है बेटा? एक संख्या रेखा है और संख्या रेखा में आपको पता है बीच में क्या होता है? जीरो होता है। बीच में क्या होता है? जीरो होता है। इसके जो बाईं तरफ बेटा जो है ना माइनस वाली संख्याएं होती है, जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, इस टाइप से डैश चलता रहता है। और इसमें जो दाईं तरफ है ना बेटा वो प्लस वाली संख्याएं होती है, जैसे +1 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ और डैश ऐसे चलती रहती हैं। तो संख्या रेखा पर मेरे डियर साथियों जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब लेकिन बेटा जो वास्तविक संख्याएं हैं वो, अब हमें तो ये पता चल गया कि सर संख्या रेखा पर जो है ना जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है? सब वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन संख्या रेखा पर जो संख्याएं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कुछ प्लस में भी होती हैं, कुछ माइनस में भी होती हैं, कुछ जीरो भी होती हैं, कुछ बटे में भी होती हैं। वो क्या है सर, है ना। तो आगे बेटा ध्यान से सुनो कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, क्या बोला मैंने? जो वास्तविक संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की होती हैं। सर दो प्रकार की कौन कौन सी? तो मेरे डियर साथियों पहली जो संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, इनमें से पहली जो संख्या है वो है आपकी परिमेय संख्याएं। कौन सी बेटा? परिमेय संख्याएं, ठीक है। रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब सर परिमेय संख्याओं के बारे में एक बार बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, है ना। और इसके बाद है हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी एक बार बता देंगे सर। बिल्कुल हम बताएंगे बेटा, सभी चीजें बताएंगे, टेंशन मत लो। देखो परिमेय संख्याएं बेटा ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा सकता है, लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जा सकता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। आप चाहो तो अच्छे से लिख लेना, है ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं बोल देते हैं। और भाई यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर Q 0 के बराबर हो गया तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है ना। तो P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा सर कौन सी हैं परिमेय संख्याएं? तो बताओ बेटा, आप जो 1 लिखा है, क्या इस 1 को, ये जो आपके पास 1 लिखा है, क्या इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? सर कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान के चलो 1 है तो ये तो P बन गया, अब बटे में तो इसके कुछ है ही नहीं। यार बटे में आप 1 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? किसी के भी बटे में 1 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? आप बोलोगे सर इतना सा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मतलब ये परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब सर एक परिमेय संख्या है, हाँ परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, जैसे मान के चलो मैंने -1 लिख दिया, क्या ये परिमेय संख्या है सर? हाँ परिमेय है। इसके बटे में भी आप 1 लिख सकते हो। मैंने बोला बेटा 4, क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसके बटे में भी आप 1 लिख सकते हो। मैंने बोला कि 0 क्या परिमेय संख्या है? आप बोलोगे हाँ सर है, क्यों? क्योंकि इसके बटे में भी तो सर 1 लिख सकते हैं। बस जो बटा है वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलो इसके अलावा 1/2 हुआ, है ना, 2/3 हुआ, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सब परिमेय संख्याएं हैं।
लगभग जितनी भी संख्या है वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है बात। तो परिमेय संख्या को p बटे क्यू में रूप में लिखा जा सकता है, और इस संख्या रेखा पर जितनी भी, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, है ना, अनंत को छोड़ दिया जाए तो ये सब किस क्या हो जाएंगे बेटा, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो अब आगे सुनो सर, आगे एक चीज बताओ सर, आगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बेटा अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम बेटा बोल देते हैं अपरिमेय संख्याएं। अच्छा सर, अपरिमेय संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो बेटा जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं, जितनी भी रूट वाली, जैसे √2 हुआ, है ना, √3 हुआ, है ना, √5 हुआ, √7 हुआ, जितनी भी रूट वाली संख्या है, जैसे 1/√2 हुआ, है ना, ऐसी जो संख्याएं हैं, जितनी भी जो संख्याएं हैं रूट वाली, वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो याद रखना आप, है ना, क्योंकि इन संख्याओं को हम बटे में नहीं लिख सकते, इन संख्याओं के बटे में हम 1 नहीं लिख सकते। समझ रहे हो आप, इन संख्याओं के बटे में हम क्या नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते, मतलब इनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय है ना। 0 भी कौन सी संख्या है, देखो परिमेय संख्या है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे पूछता है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई बेटा अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो इतना आपको याद रखना है, 10 के हिसाब से बता रहा हूँ, परिमेय अपरिमेय के बारे में आप समझ गए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हमें क्या सीखना है, तो बेटा आगे अब आपको सीखना है भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है ना। तो देखो आगे आपको सीखना है भाज्य संख्याएं, और ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या के ही रूप हैं बेटा। भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब वास्तविक संख्या के ही रूप हैं। तो भाज्य संख्याएं, यहाँ संख्याएं लिखना चाहिए, ठीक है ना, संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं। तो बेटा देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो बेटा ऐसी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या बोला मैंने, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो। चलो ऐसा पढ़ लो, लिखना है अपन को कॉपी में, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब 2 से अधिक संख्याओं द्वारा कट जाएं, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। फिर से सुनो, ऐसी संख्याएं जो जिनके 2 से अधिक भाजक हो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक हो, मतलब भाजक मतलब भाग देने वाले, है ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं बोल देते हैं। ये अपनी कॉपी में परिभाषा लिख लेना, भाज्य संख्याएं हेडिंग डालना और ये कॉपी में परिभाषा लिखना। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 4, क्या 4 के 2 से अधिक भाजक हैं? आप बोलोगे देखते हैं सर। देखो क्या 4 1 से कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। क्या 4 2 से कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। क्या 4 4 से कट जाएगा? हाँ सर। तो देखो 2 से अधिक भाजक है, मतलब ये जो 4 है वो भाज्य संख्या है। मैंने बोला 6, मैंने क्या बोला 6 के 2 से अधिक भाजक हैं क्या? हाँ। 1 से कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, कट जाएगा, तो इसके तो 4 भाजक हो गए, 4 भाजक हो गए, मतलब ये भाज्य संख्या है। जो तो जिसके 2 से अधिक भाजक हो वो क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे 8 हुआ, है ना, 10 हुआ, है ना, 12 हुआ, है ना, 15 हुआ, है ना, इस टाइप के जिसके ETC लगा देना, है ना, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो जिसके 2 से अधिक भाजक हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो ऐसी भाज्य संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना, ये याद रखना, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, कौन संख्या है बेटा? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बेटा जिनके केवल 2 भाजक हो। क्या बोला मैंने? जिनके केवल और केवल 2 भाजक हो, केवल 2 संख्याओं से कटे, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। या फिर यूं भी लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य नहीं है, उन्हें अभाज्य बोलते हैं। देखो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है या तो वो स्वयं से कटेंगी या एक से कटेंगी, वो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, है ना, तो बताओ 2 या तो 1 से भाग लगाओगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, या तो खुद स्वयं से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, और किसी संख्या से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है ना। फिर मैंने बोला 3,
3 में भी किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 से और 3 से जाएगा। फिर मैंने बोला 5, फिर मैंने बोला 7, है ना, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। कौन संख्या है बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला 11, फिर मैंने बोला 13, है ना। 9 किस में आ जाएगा? भाज्य में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 9 भाज्य में आ जाएगा। फिर मैंने बोला 17, मैंने बोला 19, ठीक है, मैंने बोला 23, है ना, मैंने बोला 29, मैंने बोला 31, मैंने बोला 37, है ना, 41, 43, ये अभाज्य संख्याएं हैं बेटा, है ना। कौन संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनकी केवल 2 भाजक हैं, या तो ये खुद से कटेंगी, या तो खुद से कटेंगी, या 1 से कटेंगी, है ना। तो जिनके 2 भाजक हों उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य, और इनके 2 से अधिक हों उन्हें बोलते हैं भाज्य। तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ गए बेटा, है ना। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो 1 से आपके लिए एक होमवर्क है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ये आप पहले थिंकिंग कर लेना आप माइंड में, उसके बाद बताना, ठीक है ना। तो अपन को जो पढ़ना है उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त हो गया। हमने वास्तविक संख्याएं समझ ली क्या होती हैं, परिमेय समझ ली, अपरिमेय समझ ली हमने, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, ये चीज हमने समझ ली, ठीक है। अब हमें बेटा अगली हमें बेटा एक इम्पोर्टेंट जो प्रमेय है वो याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पेपर के लिए, एग्जाम के लिए। ये प्रमेय लिखने को भी आती है। बोलता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो ध्यान से सुनो बेटा, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कोई सी भी हो, दुनिया की कोई सी भी भाज्य संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल 100% ट्रू है बात। कोई भी भाज्य संख्या, अब यहाँ पर मैंने छोटी सी भाज्य संख्या उठा ली, जैसे मान के चलो 4 है ना। इस 4 को हम देखो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो देखो 2 जो यहाँ पर जो 2 आया है वो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यही तो बोला हमने, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल, ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य के रूप में लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रत्येक संख्या अभाज्य होगी ऐसा भी लिख सकते हैं हम। जैसे मान के चलो कोई बड़ी संख्या उठा लो, जैसे मान के चलो मैंने 15 उठा ली, ठीक है। तो 15 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या? 3 है ना, गुणे 3 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 लिख सकते, 5 दिया 15 हो गया। तो देखो 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी भाज्य संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में इस टाइप से लिखा जा सकता है, और ये हम करेंगे अभी काम, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अभी यहाँ पर इस स्लाइड में जो जो बातें आपको बताई हैं वो आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। और तो बेटा अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और बेसिक जानना है, जिसमें हमें HCF, क्या बोला? HCF। तो H का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में हो। देखो पहली बात तो क्लियर है कि जो HCF है या LCM है किसी एक संख्या का नहीं होता। HCF या LCM है वो किसी एक संख्या का नहीं होता, एक से ज्यादा संख्याओं का होता है ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM या HCF निकाला जाता है ना। एक संख्या का LCM HCF नहीं होता, है ना, ठीक है। क्योंकि एक में हम कैसे बताएंगे कॉमन क्या है? 2 में ही बता पाएंगे या 2 से अधिक में ही बता पाएंगे ना। तो एक संख्या का नहीं होता, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं? HCF। क्या बोला मैंने? हाईएस्ट मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में कॉमन हो उसको हम बोलते हैं HCF। इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा LCM है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो वह छोटी से जो छोटी संख्या जो सब में कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं, है ना। तो आइए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको LCM और HCM निकालना समझाता हूँ, सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा हमें जो इस चैप्टर में LCM और HCF निकालना है, तो सबसे पहले जो भी आपको संख्याएं दी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करिएगा। क्या करिएगा? अभाज्य गुणनखंड करिएगा। जैसे मान के चलो 12 और 15 का निकालना है, तो सबसे पहले 12 का और जो 15 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे इसके हमने 12 के करे तो देखो 2 गुणे 2, है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो गए? 4 और 3 12।
लेकिन आप लोग अभाज्य जो गुणनखंड है वो ऐसे मत कीजिएगा, है ना। आपको मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका बता दूं इसके अभाज्य गुणनखंड करने का। देखो आप इस टाइप से कीजिएगा, जैसे मान के चलो 12 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो देखो पहले 2 से भाग लगाओगे, अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाओगे, है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना, है ना, अगर भाग जाए तो, है ना। जैसे 2 से इसमें भाग जा रहा है ना, तो 2 6 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 6, अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब कितने से जाएगा, 3 से, तो 3 एकम 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 2 और 3 हो गए। मतलब जो आपका 12 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणित 2, 2 कितनी बार आया, 2 बार, है ना, और फिर कितनी बार आया, एक 3 आया, 2 आया 2 बार और एक 3 आया, ठीक है ना। चलो तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और इसी प्रकार से जो 15 है इसके अभाज्य गुणनखंड आप कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैं कितने से करूं, जैसे 2 से तो भाग इसमें जाएगा नहीं, है ना, फिर तो 2 से भाग नहीं जा रहा तो फिर इससे बड़ी वाली अभाज्य संख्या जो है लो, है ना। जैसे 3 से जा रहा है, हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 5 1 15, ठीक है। अब 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो कौन सी इससे बड़ी वाली अभाज्य संख्या लो, 5, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, अब जो 15 है मैंने 15 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 और 5 आया, मतलब 3 इंटू आया 5, ठीक है ना। अब हमें अगर इसका HCF बताना है, हमें बेटा इसका क्या बताना है, HCF बताना है, HCF के इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हुआ। तो देखो हमने क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिया आपने। पहला काम क्या है, आप अभाज्य गुणनखंड करना, पहला काम है आपका ये, सबके अभाज्य गुणनखंड करना, इस टाइप से ऐसे लिख लेना। अब देखना कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या इस दोनों में क्या है जो कॉमन हो। तो आप बोलोगे दो दोनों में है क्या, 2 सर इसमें है, इसमें नहीं है, और 2 बड़ी भी नहीं है। अब बड़ी से बड़ी इसमें संख्या कौन है, 3, बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है, 3, क्या 3 इसमें है ना। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें 3 ही मिली जो दोनों में कॉमन हो। देखो बड़ी संख्या तो 5 भी है, लेकिन 5 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो आप 5 नहीं ले सकते। अगर 5 इसमें भी होता तो फिर 5 ले सकते थे, जब 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं लोगे, है ना। तो हमें तो दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों में कॉमन हो, तो आप बोलोगे सर 3 है, तो इसका HCF कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम आपको एलसीएम निकालना बता, ऐसे ही निकालते हैं। और अपन अभी तो हमने आपको तरीका बताया कि ऐसे, ये अपने माइंड में रखना, फिर बहुत से सवाल अपन करेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत से करेंगे, है ना। चलो अब यहाँ पर एलसीएम निकालना सीखो। तो एलसीएम के लिए भी पहला काम क्या है बेटा, इन दोनों के आप अभाज्य गुणनखंड करना, है ना। जैसे मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो 12 के कितने आए थे, 2 2 और 3 आए थे, तो 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। चलो अब यहाँ पर 15 के किए थे तो कितना आए थे, 15 के किए थे तो एक 3 आया था और एक 5 आया था ना, बिल्कुल देखो आया था। तो बेटा एलसीएम निकालने का तरीका ये है, क्या है सर, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए बेटा आप क्या किया करो, जो आपका HCF आया, एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीके बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्या किया करो कि जो HCF आया वो लिखा करो, क्या लिखा करो, जो HCF आया वो लिखा करो। फिर क्या करना है, फिर गुणा करके जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख दो, है ना। HCF लिख दिया, फिर जो भी संख्याएं बची हैं उनको लिख दो। अब देखो HCF इसका कितना आया था, 3 आया था, तो हमने 3 लिख दिया, फिर जितनी भी संख्याएं हैं वो लिख देना। तो यहाँ पर बची संख्याएं, ठीक है ना, बची संख्याएं, ठीक है ना। अब देखो इसका HCF कितना आया था, इसका HCF आया था 3, तो देखो 3 तो दोनों जगह से चला गया। अब हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, तो अब बोलो सर 2 बचा है, तो 2 लिख दो, ये वाला 2 बचा है लिख दो, फिर सर 5 बचा है लिख दो, इनका गुणा कर देना, है ना। तो 5 दूनी 10, है ना, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, तो टोटल HCF कितना, सॉरी एलसीएम कितना आ गया इसका, 60 आ गया। समझ में आया आपको ये तरीका, है ना। पहला देखो एक और तरीका बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। अभी तो मैंने पहला तरीका बताया, है ना, कि एलसीएम निकालना है तो पहले क्या लिख दो, HCF, जो भी HCF आया आप वो लिख दो, फिर जो बची संख्याएं हैं आप उनको लिख दो, ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका समझो, इसका दूसरा तरीका मैं यहाँ समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ समझाऊंगा दूसरा तरीका, ठीक है। चलो अब यहाँ देखना, जैसे हम 12 और 15 का कर रहे थे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करना ही है आपको, सबसे पहले अभाज्य तो करना ही है, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 ऐसा आया था। और 15 का क्या आया था,
15 का क्या आया था? तो 15 का आया था 3 × 5, 3 × 5, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहला तरीका तो ये है। अब यहाँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, अगर हमें इनका एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों जो संख्याएं हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड में देखो कोई जोड़ा तो नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखना है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखना है, बाकी बची हुई संख्याएं लिख दो। अब इन दोनों ऊपर और नीचे की संख्याओं में जोड़ा सिर्फ 3 का बन रहा है। देखो 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, तो जोड़ा एक संख्या का बन रहा है, 3 ऊपर है, 3 नीचे भी है। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखो। 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 को एक बार लिखो। फिर जो बची संख्याएं हैं उनको लिख दो। जैसे 2 बचा है लिख दो, 3 बचा है, सॉरी ये 2 भी बचा है लिख दो, ये 5 बचा है ये भी। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो, अभी उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, ये मत सोचना कि अभी मैं समझा रहा हूँ केवल, है ना। मान के चलता हूँ यहाँ पर कितना होता बेटा, 5 होता। यहाँ पर क्या होता, 5 होता। तो अब देखो 3 का जोड़ा भी बन गया और 5 का जोड़ा भी बन गया। अब 5 का जोड़ा बन गया, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है, तो 5 को एक बार लिखना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 और होता, तो देखो अब जोड़ा कितने बन रहे हैं, एक 3 का बन गया, एक 5 का बन गया और एक इस 2 का इस 2 के साथ बन गया। समझ रहे हो आप। तो ये जो 2 है, ये जो 3 है एक बार लिखते, ये 5 है एक बार लिखते, और ये दोनों 2 में से एक बार लिखते, और ये वाला 2 लिखा, ये बचा रहता। समझ रहे हो आप, क्या नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो ये चीज आपको, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा देखते हैं, जिनका जोड़ा बन रहा है तो होता है उसको एक बार लिख देते हैं, और जो बची संख्याएं हैं उनको लिख देते हैं, या फिर ये तरीका है ना। अभी मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस हम क्या बता रहे हैं उनको एक बार माइंड में रख लेना, ठीक है ना। चलो अब ये 2 बातें समझ गए। अब अगली बात ये है कि बेटा जो एचसीएफ है और एलसीएम है, इनका जो गुणा होता है हमेशा 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जिन संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे होते हैं, उनका जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है हमेशा। देखो आपको मैं प्रूव करके ही बताता हूँ। देखो मैं आपको प्रूव करके, यहाँ जगह है दिख रहा होगा, ठीक है। देखो एलसीएम, अच्छा मान के चलो हमने देखो 12 और 15 का एलसीएम निकाला, 12 और 15 का एलसीएम निकाला। तो मैंने क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा है 2 संख्याएं, मतलब जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होते हैं उनके गुणा के बराबर होता है। देखो हम आपको प्रूव करके बताते हैं। अच्छा इन दोनों संख्याओं का, ये जो 2 संख्याएं हैं हमारे पास 12 और 15, इनका एचसीएफ कितना निकला, अब बोलोगे सर 3 निकला। मैं बोले इसका एलसीएम कितना निकला, आप बोलोगे सर 60 निकला, ठीक है ना। ओके, तो एलसीएम एलसीएफ रख दिया, ये रख दिया। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, किनका गुणनफल, तो जो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे, तो 12 और 15 का निकाल रहे थे, तो यहाँ पर 12 और 15 का क्या कर दो, गुणा। तो इनका गुणा करोगे कितना आएगा, 180 आएगा, और इनका गुणा करो तब भी कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब ये बराबर होता है, कभी भी ये छोटा या बड़ा नहीं होता, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को सभी को ये पूरी की पूरी बात, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा ये 0 से चल रहा है, एकदम 0 लेवल से चल रहा है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी आज सीख सकता है ना। तो अभी तक जो पढ़ा हो उसको आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। तो एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करो, जरूर से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, लाइक करो वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 पर हम आ चुके हैं। पूरा बेसिक हमने पढ़ लिया, एक एक चीज इस चैप्टर के लिए जो हमारे लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल, जो आपको संख्याएं दे के रखी हैं इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आते ही है पेपर में, कुछ कर लो, ठीक है ना। तो हमारे पास पहली संख्या कौन सी है बेटा, हमारे पास पहली संख्या है 140। कितनी है बेटा, 140। अब हमें इस 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना बेटा। अब यहाँ देखो ध्यान से समझना अच्छे से, है ना। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करो,
इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो बस इसी टाइप से भाग लगाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से भाग लगाओ। क्या 2 से भाग जा रहा है? बिल्कुल। 2 सत्ते 14 0। फिर 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, बिल्कुल गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा सीधा। किससे जाएगा? 5 से। तो 5 7 35, कितनी बार गया? 7। अब क्या 5 से जाएगा? नहीं सर, अब कितने से जाएगा? एक बार। तो 7 एकम 7। तो 140 जो है, इस 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए बेटा? 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ और ये 7 हुआ। फिनिश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे डियर साथियों को एक एक बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। तो भाई इसका हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये इसका पहला था बेटा, है ना, पहला था। दूसरे क्वेश्चन कितने का है? 156 का है। 156 है। बस क्या लिखना है? 156 लिखो ऐसे और भाग लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर आप 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नाम 18, है ना। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब ना तो 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, अब डायरेक्ट 13 से जाएगा। तो डायरेक्ट 13 से भाग लगाओ, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? इसमें क्या आया? 2 आया, ये 2 आया, ये 3 आया और ये 13 आया, 13 आया। यही आपका आंसर। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तब आपको जाके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब भैया यहाँ 3825 है। कितना है भैया? 3825। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका थर्ड है ना। चलो 3825 है। तो बस हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 3825 को ऐसे लिखना है और बस भाग लगाना प्रारंभ कर देना है। तो बताओ, आप मुझे बताओ, क्या इस संख्या जो हमारे पास संख्या है, क्या इस संख्या में बेटा 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत में 5 है और 5 जिसके अंदर होता है उसमें 2 से भाग तो कैसे भी नहीं जा सकता। 2 से भाग तो कैसे भी नहीं जा सकता भाई, कुछ भी कर लो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देके देखो, तो 3 से चला जाएगा। देखो 3 से लगभग चला जाएगा। देखो 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचे, ये 22 हो गए, है ना। अब 3 का पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, 22 से ज्यादा ना हो। तो 30 7 21, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 15 चला गया। 2 से कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 3 से चला गया। फिर से 3 से जाएगा, हाँ तो फिर से 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12। अब ये 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 15। बहुत बढ़िया। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद अपने हाथ से करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। चलो अब 5 आ गया भाई। अब मुझे लग रहा है कि 5 और 2 7, 4 गया। अब 3 से नहीं जाएगा। तो अब 3 से नहीं जाएगा तो सर 5 से तो जा ही सकता है। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देख देखो, 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो देखो तो 4 में तो नहीं जा रहा, 40 में देना पड़ेगा। ये 42 है तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 25 हो गए, 5 25। फिर भी भाई 5 से चला जाएगा, है ना। 5 एकम 5, 3 हो गए, 5 7 35। अब तो भाई किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 17 से जाएगा। तो 17 एकम 17। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा एक बार, है ना। तो आप क्या करोगे, जो 3825 है ऐसे लिखोगे, बराबर में फिर गुणनखंड में 3 आया, है ना, 3 आया, 5 आया, 5 आया और फिर 17 आया। चाहो तो बेटा एक बार ध्यान सुनो, इसको ऐसे भी लिख सकते। देखो 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 लिख सकते हो। जैसे 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 लिख सकते हो। जैसे 17 एक ही बार है तो ऐसा। तो बेटा इसमें भी कर सकते हो। जैसे 2 2 बार आया था तो 2 की घात 2 लिख सकते हो। इसको 2 2 बार आया, 2 की घात 2 लिख सकते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, है ना। चलो अब अगला और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 5005 है ना, 5005 ये वाला है। ठीक है ना। तो क्या इसको आप करोगे? लगाओ दिमाग और करो, लगाओ दिमाग और करो इसको। तो
आप उड़ा डालोगे। देखो भाई अंत में 5 है तो भाई 5 से तो भाग जाएगा, 2 से या 3 से ना जाए लेकिन 5 से तो जा सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले 2 से, 2 का नियम पता होना चाहिए। अंत में सम संख्या नहीं है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से देख लो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। डायरेक्ट किससे जाएगा बेटा? 5 से, है ना। तो देखो बेटा 5005 है ना, तो किससे देना बेटा? 5 से। तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये 0 0, 5 एकम 5, 5 से चला गया, 5 से चला गया। अब आगे देखो बेटा किससे जाएगा, आगे देखो अब किससे जाएगा। अब 5 से नहीं जाने वाला, क्या 7 से जा सकता है? अभाज्य संख्या 5 के बाद 7 ही है ना, तो 7 से जा सकता है। तो देखो 7 एकम 7, 3 बचे, 30 हो गए। 7 चौके 28, 2 बचे, 21 हो गए। 7 तिया 21, बहुत बढ़िया, चला गया। अब 7 से देखो 7 दूनी 14, ये नहीं कटेगा, 7 से अब नहीं जा रहा। तो अब 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11, 11 से देखो तो 11 एकम 11, 3 बचे, 33 हो गए। 11 तिया 33। अब तो डायरेक्ट 11 13 से, तो ये आपका 13 एकम 13। तो इसको आप ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लिख देना आप, है ना। चलो तो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास जो 5वां और लास्ट क्वेश्चन है 74 29, 5वां ये आपका है 74 29। इसको करो, इसको करो। तो भाई देखो क्वेश्चन देखने से ही दिख रहा है कि जो है ना वो 2 से नहीं जाएगा भाग, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता। 7 से देखो 7 एकम 7, 7 छिंग 42 नहीं जाएगा। अब 7 के बाद फिर क्या बचा बेटा? 11 बचा। तो 11 से देखो 11 6 66 और 8 बचा, 82 हो गए। 11 7 77 4, 11 से भी नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा बेटा? जब 11 से भी नहीं जा रहा तो कितने से जा रहा है? अब 11 से नहीं जा रहा। 11 के बाद संख्या कौन सी है हमारे पास? 13। तो 13 से देखो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 12, 13 15 65, 13 छिंग 78, 65 है। तो 65 के बाद 9 बचे, है ना, तो 13 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा बेटा, है ना। तो ये भाग जाएगा बेटा 17 से। 17 एकम 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 बचे, 74 है ना, 6 बचे, कितने हो गए बेटा? थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उम्मीद है आप एडजस्ट कर लोगे, है ना। 17 चौके 68 है ना, 17 चौके 68, 6 बचे थे, ये 62 हो गए। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, लेकिन ये 62 थे, 11 बचे, तो 119 हो गए, है ना। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पन 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, बहुत बढ़िया, 17 से चला गया। लेकिन बेटा अब ये 17 से ही नहीं जाएगा, तो अब ये 19 से जाएगा। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 5 बचे, 19 तिया 57, और अब आपको दिख रहा है डायरेक्ट 23 से जाएगा, 23 एकम 23। ये बेटा आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद अपने पेन कॉपी से अपन को, अपने पेन से अपनी कॉपी पे करके देखना है इनको। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी अभाज्य संख्या है, किसके कैसे गुणनखंड करेंगे, ये प्रैक्टिस से होता है। अब हम आपको कई बार करा चुके हैं, तो हमें पता है, हमें प्रैक्टिस है, हमें तो ये पता भी, याद भी है कि भाई कौन सी संख्या कौन सी से भाग जा रही है, ठीक है ना। चलो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन नंबर अगले पे हम बात करेंगे। तो डियर साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया है स्क्रीन पर, और देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित यौगिकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो पूर्णांकों के युग्म दिए हैं, इनके HCF और LCM ज्ञात करना है पहले, और इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं को जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM है भी या नहीं। मतलब हमें यहाँ चेक भी करना है, लेकिन पेपर में केवल और केवल हमें LCM और HCF निकालने आता है, अभी तक जांच करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 26 व 91। मतलब हमें 26 और 91 का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो LCM निकालना है और HCF निकालना है, और फिर इसके सत्यता की जांच करना है ना। तो आज जरा ध्यान से समझो। तो बेटा HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, पहला काम है इसके अभाज्य गुणनखंड करना।
तो सबसे पहले हम जो 26 है और जो 91 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, और फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये जो 26 है इसको लिख लिया, 91 को लिख लिया। तो 26 में सबसे पहले किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब डायरेक्ट कितने से चला जाएगा? 13 से, है ना, ठीक है। और अब जाएगा नहीं आगे, आगे जाएगा क्या भाग? नहीं जाएगा, ठीक है, एक का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। चलो, तो भाई अब यहाँ पर 13 से ही भाग गया, केवल कितने से गया बेटा? 13 से भाग गया, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कितने से जाएगा बेटा? 2 से नहीं जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट बेटा यहाँ 13 से भाग जाएगा, है ना। तो नो 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 7 से चला जाएगा बेटा, है ना, 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तिया 21, और आप डायरेक्ट 13 से जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पर जब इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो अब यहाँ लिख लो 26 की क्या हुई? तो 2 इंटू 13, तो 2 इंटू 13 हमने ये लिख दिए, है ना। और 91 के कर लिए, हाँ, तो कितना आया? 7 इंटू 13, तो 7 इंटू 13, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं करने, हमें यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका, ठीक है। तो अंत में क्या लिख देना? अतः एचसीएफ। अब बताओ एचसीएम में मैंने क्या बताया था? एचसीएम में मैंने बताया था दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या देखना है जो इन दोनों को काटे, ठीक है। तो इसमें और इसमें बड़ी संख्या कौन है? 13 है। क्या 13 दोनों में है? कॉमन है क्या 13? हाँ, कॉमन है, ठीक है। तो देखो, कॉमन है, बड़ी संख्या 13 है और दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब इसका एलसीएम, तो मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। क्या बताया था? अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहले आप क्या लिख देना? एचसीएफ लिख देना। क्या लिख देना? एचसीएफ, और जो बची संख्याएं हैं उनको लिख देना, ये बताया था। और दूसरा तरीका बताया था एलसीएम निकालने के लिए, दोनों में कॉमन देखना, दोनों में जोड़ा देखना किसका बन रहा है। तो देखो, दोनों में, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, मतलब 13 का जोड़ा बन रहा है, और जिसका जोड़ा बन रहा है उसको आपको एक बार लिखना है। इसके बाद जो बची संख्या है उनको लिख दो। तो बची क्या है? 1 2 बची है तो 2 लिख दो, फिर 7 बची है तो 7 लिख दो, 7 लिख दो, है ना। तो ये आपका इसका क्या आ गया है? एचसीएफ आ गया है, और ये इसका क्या आ गया बेटा? एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा? इसको 100% सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा बेटा? गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम 13, 7 और जो है ना 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 182 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया 182 और ये एचसीएफ आ गया, ठीक है ना। चलो, अभी हमारा क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता सर यहाँ का? ये वाली बात समझ तो गए ना आप, कि नहीं समझे, है ना, कि एचसीएफ कैसे निकाला, एलसीएम कैसे निकाला, मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्वेश्चन में चेक करके बताना है क्या ये सही है या नहीं, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देना? जांच। क्या लिख देना बेटा? जांच, है ना। क्या लिख देना? जांच। और जांच में क्या करना है? इसको जांच करना। तो हमें पता है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। एक बार अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं बार बार ये चेक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत कम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ कितना निकला? तो आप बोलोगे सर 13 निकला। एलसीएम कितना निकला? आप बोलोगे सर 182 निकला, ठीक है। चलो, अब हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो एक 26 है और एक 91 है ना। तो ये 26 है और ये आपका 91 रहा, ठीक है ना। तो हमें इसका गुणा करना है। जब हम इसका गुणा करेंगे बेटा तो 13 दूनी कितने हो गए? 13 दूनी कितने हो गए? 26। 26 की कितना आ गया बेटा? 6 आ गया, हासिल आ गया 2, है ना। और 13 अट्ठे 104 होता है ना, और हासिल का 2 106, है ना। तो हासिल में कितना बचा? 10 बचा, है ना। तो 13 एकम 13 और ये आपका 10, 13 और 23 हो गया। कितना हो गया बेटा? 23 हो गया। तो ये अपना कितना आ गया? 2366 आ गया बेटा। कितना आ गया बेटा? 2366 आ गया है। और इसका गुणा करेंगे तो ये भी बेटा 2300 कितना आएगा? 66 आएगा। मतलब ये और ये आपस में बराबर आ गया, मतलब ये सही है, हमारा कोई गलती इसमें नहीं है, सही है, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को चेक करना है, ठीक है ना। तो ये भी गुणा आपका 2366 ही आएगा। तो ऐसे चेक करना है, लेकिन पेपर में आपको इतना ही आएगा 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, बस ये जांच करने पेपर में नहीं आता, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है ना, और इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करना है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 5 से 10 की करते हैं, तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बचा, ये 10 हो गए, तो 2 पंजे 10। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखे देखो, बिल्कुल जाएगा। 3 8 24, 3 8 24, चला गया ना बेटा, बिल्कुल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। ठीक है ना, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, तो 5 7 35। ठीक है ना, अब कितने से जाएगा बेटा, 17 से चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 17 से। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसी प्रकार जब जैसे हमने 5 से 10 के करे, ऐसे हमें 92 के भी करने बेटा, है ना। तो 92 की करो, बिल्कुल देखो, आप 2 से जाएगा, हाँ सब जाएगा 2 से, है ना। तो 2 चौके 8, 1 बचा 12, 2 6 12। ठीक है ना, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 तिया 6, और फिर डार्ट तो भैया 23 से ही जाना, तो 23 से कम 23। हमने यहाँ पर बेटा इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो भैया आप यहाँ देखोगे कि जो 510 है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, तो बेटा 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और कितने हो गए बेटा, 17 हो गए। कितने हो गए, 17 हो गए। इसी प्रकार 92 के देखेंगे, तो देखो 2 हुआ और आपका 23 हो गया। ठीक है ना, चलो अब हमें क्या करना है, इसका हमें पहले तो एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना ना। चलो अब यहाँ ध्यान से मेरी बात समझना, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो दोनों में हो। तो बताओ इनमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो दोनों में हो। देखो 17 दोनों में नहीं है, 23 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है। तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों में है वो एक ही है, जिसका नाम क्या है भैया, 2। देखो 2 इधर भी है इधर भी है, तो दोनों में कॉमन संख्या बड़ी से बड़ी कौन सी है, 2 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। लेकिन एलसीएम हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए, कि जो दोनों में हो, जिसका जोड़ा बन रहा हो उसको एक बार लिखते हैं, और जो बचा है वो सबको लिख देते हैं। तो जोड़ा किसका बन रहा है, केवल एक ही 2 का जोड़ा बन रहा है, तो उसको एक बार लिख दो। फिर जो बचा है उसको लिख दो, थोड़ा सा क्रम से लिखेंगे। तो पहले ये वाला 2 लिख देंगे, ठीक है। चलो फिर ये वाला 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर ये 5 लिख देंगे, ठीक है। और फिर ये 17 लिख देंगे, और फिर ये 23 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। बट हमें एलसीएम ऐसा नहीं लिखना, हमें एलसीएम ऐसा नहीं लिखना, हमें गुणा करके लिखना है। तो जब इनका गुणा करोगे तो बेटा ये 23,460 आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ऐसे गुणा करके हमें लिख कर आना है बेटा, ऐसे गुणा करके, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन चेक किया था जांच वाला, वो कर सकते हो। लेकिन वो पेपर में नहीं आता, केवल आपसे इतना पूछता है, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, जो हमारा निकल चुका है। क्लियर है बात। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और सेम है एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला, ठीक है। चाहो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, मुझसे पहले आप भी कर सकते हो। आप भी प्रैक्टिस करो, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जहां दिक्कत जाए वो देख लेना। तो पहला हमारा काम क्या है बेटा, जो 336 है और जो हमारा 54 है, इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 2 से लगाओ, तो 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गए, 2 6 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है ना। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा बेटा, है ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, है ना। तो 30 7 21, और अब कितने से जाएगा बेटा, 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, है ना। अब इसी प्रकार 54 के करेंगे, तो 2 से चला जाएगा बेटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा, 3 नाम 27। फिर से 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, और फिर 3 एकम 3। क्लियर हुआ बेटा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखना, बढ़िया से जमा के इस तरीके से लिखना, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है ना एचसीएफ और एलसीएम निकाल के बता रहा हूँ। देखो भाई, अभी मैं यहाँ देख कर ही, दोनों में कॉमन ऐसी कौन सी चीज है, तो देखो आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन एक तो 2 है, दोनों में कॉमन एक बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो दोनों में कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या, देखो दोनों में कॉमन सर 2 भी है, लेकिन 2 बड़ी से बड़ी नहीं है। दोनों में कॉमन देखो 3 भी है, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी 3 है। तो दोनों में कॉमन बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 भी है और 3 भी है।
अब 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों है, तो क्या हमारे ये दोनों आ जाएंगे एचसीएफ में? क्या बेटा हमारे जो एचसीएफ है इसमें दोनों आ जाएंगे, वो हमें पता करना है। पहले तो बेटा दोनों आ जाएंगे, है ना, दोनों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 भी है और 3 भी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में है वो अपन को बताना है ना। तो यहाँ 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो आपको एचसीएफ के अंदर 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में देख रहे हैं, तो 2 भी लेना है और 3 भी लेना है ना। तो 2 और 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। सीधी सी बात, हमें एचसीएफ के लिए इन दोनों में वो संख्याएं लेना है जो कॉमन है। तो 2 कॉमन था, ले लिया, 3 कॉमन था, ले लिया, है ना। ठीक है, चलो अब एलसीएम में क्या करना है? तो ये एलसीएम में जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार लिखना है। जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो उसको आपको एक बार लिख देना, 3 का जोड़ा बन गया तो इसको एक बार लिख देना। अब जो बची है वो सब लिख दो, है ना। जैसे 1 2 3, 3 2 बचे हैं तो आप 2 की घात 3 ये लिख सकते हो, है ना। 3 तो चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? केवल 7 बचा, ये लिख दो। फिर इसमें क्या बचा? ये वाला 3 चला गया, ये जोड़ा बन गया वो चला गया, ठीक है। फिर ये 3 बचे तो इनको आप लिख सकते हो 3 की घात 2, है ना। तो ये सब लिख के इनका आप क्या कर देना? गुणा कर देना, जो गुणा आएगा और वही आपका आंसर आएगा। तो इनका जब गुणा करोगे तो 3024 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3024 आएगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ। बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें 2 संख्याएं थी और इसमें बेटा संख्याएं कितनी है? हमारे पास 3 है, ठीक है ना। चलो, तो मैं इसका आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये आपको खुद को करना है। मैं पहले 2 करा दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ ध्यान से समझो भाई, यहाँ ध्यान समझो। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें कितना है भाई? 12 15 और 21, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 12 है ना, 15 और 21, 3 संख्याएं आ गई, 12 15 और 21 का हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है ना। तो पहला हमारा काम क्या है बेटा? जो 12 है, ठीक है, जो 15 है और जो 21 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। कर लो बे, है ना। 2 से जाएगा, बिल्कुल, 2 3 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, है ना, और फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 का करो तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 5 15, ठीक है, 5 एकम 5 13, ठीक है। अब इसका करो तो 3 7 21, है ना, 7 एकम 7, है ना। ये हमने सबके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब थोड़ा सा अच्छे से करना, एकदम ऐसे कि भाई मैंने बहुत पास पास कर लिए, थोड़ा दूर दूर, अच्छा स्पष्ट देखना चाहिए, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ देखो, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, है ना। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, 21 को कैसे लिख सकते हैं? तो 21 को भैया 3 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब हमें बेटा इसमें बताना क्या है? हमें बताना है इसमें एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो तीनों में कॉमन है? तो बताओ, 2 इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। तो 2 कॉमन नहीं। क्या 3 इसमें है? हाँ है। इसमें है। अब यहाँ देखो, अभी हमारे पास 2 संख्याएं थी तो 2 में देख रहे थे कॉमन, अब हमारे पास 3 संख्याएं तो तीनों में कॉमन देखना है। तो देखो, 3 इधर है, 3 तीनों में है, इसीलिए 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? ओके। अब हमें एलसीएम, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करना है? हमें जोड़ा बनाना है। जो तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है और जो बचा है उसको लिख देना। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3, तो 3 को आप लिख दो एक बार, 3 को आप क्या लिख दो? एक बार। अब जो बचा है वो सब लिख दो। क्या बचा है? 2 की घात 2 बचा है, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। चलो, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो ये लिख दिया, ये बार है तो वही लिख। अब इधर 5 बचा है, लिख दो। यहाँ 7 बचा है, लिख दो, ये लिख। अब इन सब का क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 140 दूनी किया 140, 140 14 दूनी 28, 14 किया 42, मतलब 420 आ गया। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ये इसका क्या आ गया बेटा? एलसीएम आ गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे डियर साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी एंड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो, अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लो। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29, ठीक है। 17
23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है, बहुत बढ़िया। 17 का, ठीक है, 23 का, ठीक है, और 29 का हमें क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 17 केवल कितने से जाएगा, 17 से जाएगा, तो 17 एकम 17, ये 23 से जाएगा, 23 एकम 23, और ये 29 से जाएगा, 29 एकम 29, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्याएं हैं अपने आप में। तो अब हमने 17 को कैसे लिखा, तो भैया ये 17 ही है, तो 17 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। 23 को कैसे लिखा, 23 इंटू 1, अब देखो कोई गुणा में नहीं है तो एक लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 29 को कैसे लिखा, तो 29 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ वो होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो इनमें 17 तीनों में कॉमन है, नहीं है, 23 है, नहीं है, 29 है, नहीं, तीनों में कॉमन केवल क्या है, एक, तीनों में कॉमन केवल क्या है, एक, तो इसका एचसीएफ बेटा 1 होगा। तो जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती उसमें कितना होता है, 1 होता है। क्या मानना, जिसका हमें दिखे ना कि इसमें कॉमन क्या है, तो उसका एचसीएफ 1 मानना। तो देखो इसलिए हमने 1 लिखा था ताकि आपको समझा पाए, ठीक है ना। इसमें कोई संख्या कॉमन ही नहीं आ रही तो 1 है, बस 1 लिख दो। अब एलसीएम क्या होता, तो भैया एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख, जैसे 1 है तो 1 कॉमन है तो एक बार लिख दिया। अब बाकी क्या है, 17 है ना, 23 है, 29 है, बस इन सब का क्या कर दो, गुणा कर दो। और जब हम इन सब का गुणा करेंगे, जब हम मेरे डियर साथियों जब इन सब का गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा, 11,339 आएगा, जो हमारा एलसीएम होगा, जो हमारा मेरे डियर साथियों क्या होगा, एलसीएम होगा। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25, ये आपके लिए होमवर्क में है। अब आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट डाल पाओ डाल लो, क्योंकि इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो महा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा आएगा एंड आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं भाई। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मैंने बोला महा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा ये है एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, मतलब एचसीएफ आपको देके रखा है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो तो यही वाली बात दी है ना, एचसीएफ 306 और 657 9 दिया है, आप देख लो, है ना। एलसीएम 306 और 657 का हमें ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है ना। देखो इधर हम जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम, मतलब एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है हमें पता है ना, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो हमें पता है भाई, हमने आपको बता दिया, ये पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं को गुणनफल, ये सबको पता है, बोलो है कि नहीं। अब बोलोगे हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो। क्या करो भाई, वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ करते हैं, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपको 9 दे के रखा है, एचसीएफ देखो 9 दे के रखा है। एलसीएम हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ एलसीएम ज्यों का त्यों लिख दो। अब यहाँ दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो 306 और 657 है ना, दो संख्याएं हमारे पास। तो यहाँ पर 306 इंटू 657 कर दो, बस खत्म। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, 9 को बटे में भेज दो। तो देखो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो 9 कहाँ चला जाएगा, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो 306 और ये 657 है ना, इसके बटे में चला गया 9। अब 9 से आप काटना पीटना स्टार्ट कर दो, 9 से आप काटना पीटना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। देखो इधर 9 एकम 9, 9 7 63, 9 7 63, 2 बचे, 9 3 27। तो हमारे पास ये बचा 306 इंटू 73, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा, जो बचा है वो आपका एलसीएम होगा। लेकिन हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते, इसको गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा, ये आंसर रटा जाना चाहिए। और भाई रटा जाएगा जब आपको त्रैमासिक में, हाफ ईयरली में, हर एक एग्जाम में जब एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आंसर रटा जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया भैया, 22,338, जो महा इंपॉर्टेंट है, जो महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लगभग सभी क्वेश्चन हो गए। अब हमें आगे क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे हमें क्वेश्चन को अब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। हमारी 1.1 जो एक्सरसाइज है होती है फिनिश इस वन शॉट वीडियो के साथ। बस आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप ये चाहते हो कि 5वां, 6वां, 7वां क्वेश्चन भी हम कराएं, तो बस कमेंट बस कर देना कि सर क्वेश्चन कराओ, हम बिल्कुल कराएंगे।
ठीक है ना। चलो भाई मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।